हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो वाले गुरुजी पर। और आज की क्लास में नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी में कोशिका विभाजन के पार्ट 3 में। और यहाँ पर एवी ऑप्शन को डिस्कस करते हुए हम इन क्वेश्चनों को समझेंगे। और ये क्वेश्चंस आप कह सकते हैं नीट में आए हुए क्वेश्चन भी हैं, और ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि कोशिका विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए 21st क्वेश्चन हमारी सीरीज का, यानी इस चैप्टर का जो है थर्ड पार्ट ये चल रहे हैं इस क्वेश्चनों का। तो इसमें देखिए 21 यानी 21वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन। माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन यानी जो तर्कु तंतु होते हैं उनको अवरुद्ध कौन कर देता है, ऐसा कौन सा पॉइजन है। तो दोस्तों हमें पता है माइटोटिक जो स्पिंडल हैं यानी जो तर्कु तंतु हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कोल्चिसिन नाम का एक एल्कलॉइड है। ये क्या है? कोल्चिसिन एक एल्कलॉइड है। ये एल्कलॉइड क्या करता है? इस तर्कु तंतु उपकरण को बनने को ही रोक देता है एक तरीके से। यानी जब कोशिका विभाजन होता है तो हमें पता है तर्कु तंतु हैं वो बनते हैं, यानी तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं और तर्कु तंतु जो बनते हैं ताकि गुणसूत्रों का बंटवारा कर सकें। तो कोल्चिसिन क्या है? तर्कु उपकरण को नहीं बनने देता। किसको नहीं बनने देता? तर्कु उपकरण को, यानी माइटोटिक स्पिंडल जो अपैरेटस है उसको नहीं बनने देता, यानी बनने नहीं देता है। तो बनने नहीं देता है इसका मतलब आगे विभाजन भी नहीं होगा, इसीलिए इसको माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन बोल दिया, यानी एक तरीके से जहर है ये। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। ऐसे ही अब देखिए क्वेश्चन, इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ रूट टिप्स ऑफ ऑनियन। आपको ऑनियन का जो है रूट टिप दे दिया गया है, रूट का जो ऑनियन का जो रूट होता है उसका टिप दे दिया इन योर क्लास, एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन यू मोस्ट कन्वीनियंटली लुक इन टू। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन यू मोस्ट कन्वीनियंटली लुक इन टू, यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर काउंट करना है आपको। क्या है? प्याज का जो ओनियन का रूट टिप दे दिया है, और रूट टिप के अंदर, यानी ये रूट टिप है और इस रूट टिप का ये जो पार्ट है इसमें यहाँ पर सेल्स हैं, और सेल्स यहाँ पर आप कह सकते हैं रूट टिप इसलिए दिया है कि रूट टिप है वो ग्रो करता है, वहाँ सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होती हैं। तो डिवाइड होते समय सेल्स में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, हमें ये पता है। यानी यहाँ पर एक तरीके से कोशिका विभाजन, ये आप कह सकते हैं मूल जो शीर्ष होता है, मूल शीर्ष रूट टिप जो है, जड़ का अंतिम भाग है, वहां पर क्या होता है? कोशिका विभाजन चलता रहता है, कोशिका विभाजन। तो अब कोशिका विभाजन चलता रहता है तो आप कह सकते हैं वहां पर हम गुणसूत्रों को इजीली काउंट कर सकते हैं। गुणसूत्र दिखाई देते हैं, तो गुणसूत्र दिखाई देंगे तो हम इजीली उनको गिन सकते हैं, यानी गिना जा सकता है। तो अब कौन सी अवस्था में हम गिन सकते हैं? तो बोले गुणसूत्र यहाँ पर विभाजन की जो कौन सी मध्यावस्था जो होती है, मेटाफेज होती है, उसमें एकदम क्लियर देखते हैं। तो मेटाफेज के अंदर ही हम इनको गिन सकते हैं दोस्तों। फिर देखिए कांग्रेशन इज फिनोमेना ऑफ। कांग्रेशन का मतलब यही है कि हमारी जो कोशिका है जब वो विभाजित होने वाली होती है तो तरकेंद्र जो है, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, और गुणसूत्र इस तरीके से कोशिका के विषुवत रेखीय तल पर व्यवस्थित हो जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कांग्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं? कांग्रेशन। ऐसे तर्कु तंतुओं से है ना, तारक केंद्रों से ऐसे तर्कु तंतु आते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र से ऐसे जुड़ जाते हैं। अब गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होता है, जो तारक केंद्र होता है, वो यहाँ पर होता है, वो स्प्लिट होगा, यानी वो विदलित हो जाएगा, और गुणसूत्र का अर्धांश जो है क्रोमेटिड है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएंगे, और वो हर क्रोमेटिड एक एक गुणसूत्र बना देगा। लेकिन दोस्तों ये अवस्था है मेटाफेज में आती है, तो इसको बोलते हैं कांग्रेशन। तो देखिए पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग तो किसमें होती है? तो बोले ये तो आप कह सकते हैं प्रोफेज जो फर्स्ट होता है मियोसिस का, है ना, मियोसिस जो होता है, मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, उस प्रोफेज फर्स्ट में भी एक अवस्था होती है जिसको बोलते हैं जाइगोटीन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं दोस्तों? जाइगोटीन, या फिर लेप्टोटीन कह सकते हैं, वहां पर पेयरिंग होती है, जाइगोटीन में पेयरिंग होती है। फिर सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम, पेयर्ड क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन तो एनाफेज में होता है, यानी किसमें होता है? एनाफेज फर्स्ट में होता है दोस्तों। तो ये तो कांग्रेशन का नहीं है। मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड,
टुवर्ड्स पोल, सिस्टर क्रोमेटिड पोल की तरफ मूव करते हैं तो वो एनाफेज में हो रहा है। सिस्टर क्रोमेटिड की बात है तो वो एनाफेज सेकंड में होगा या फिर जो नॉर्मल एनाफेज है उसमें होगा। लेकिन ब्रिंगिंग द पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर ऑफ द सेल, ना क्रोमोसोम के जो पेयर हैं वो इक्वेटर पे यहाँ आ गए हैं, उसी को हम बोल रहे हैं कॉन्ग्रेशन। तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्ग्रेशन का मीनिंग ये होता है। फिर उसके बाद में देखो, इन मियोसिस दैट डॉटर सेल्स डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल, यानी डॉटर सेल और पेरेंट सेल में क्या डिफरेंस है, एज वेल एज अमंग्स दीम सेल्स ड्यू टू, यानी डॉटर सेल और पेरेंट सेल आपस में डिफरेंट हैं और डॉटर सेल्स भी आपस में डिफरेंट हैं। किस वजह से डिफरेंट हैं? तो हमने बोला था कि मियोसिस के अंदर कुछ घटनाएं होती हैं। एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, उसकी वजह से होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर होता है और यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं वो आधार सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फिनोमेना है, क्रॉसिंग ओवर पहले ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ रहा है, यानी जो हर युग्मक बनेगा, यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक इस तरीके से बनेंगे। तो ये जो 4 प्रकार के युग्मकों में जो गुणसूत्र होगा वो अपने आप में अलग अलग होगा इस तरीके से। तो ये देखिए ऐसे बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, ये चारों में ही गुणसूत्र अलग अलग हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन और क्रॉसिंग ओवर के कारण, यानी जब जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं तो हम मेंडल के लॉ में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी आप कह सकते हैं युग्मक बन रहे हैं तो वो जब आप कह सकते हैं मियोसिस के ड्यूरिंग जो है ना अलग अलग स्वतंत्र रूप से जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी यहां पर ऐसे बता रहे हैं, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पर सीक्वेंस ऐसा है दोस्तों, बी से ए से सी से डी, ए बी, इस तरीके से सीक्वेंसेस को बताया हमें करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे 2015 नीट में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इनका सीक्वेंस बताना है। तो देखो कौन कौन सी घटनाएं हैं, क्रॉसिंग ओवर है, जानते हैं क्रॉसिंग ओवर कब होता है दोस्तों, ये पेकाइटिन में होता है। कब होता है? पेकाइटिन में होता है। पेकाइटिन में। सिनेप्सिस कब होता है? बोले ये जाइगोटिन में होता है, ठीक है, ये कब होता है? जाइगोटिन में होता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा ये डायकाइनेसिस में होता है। कहाँ होता है? डायकाइनेसिस में होता है। एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कब गायब होता है? तो बोले न्यूक्लियोलस कब गायब होता है भैया? तो न्यूक्लियोलस तो कब गायब होगा? बोले प्रोफेज में ही गायब होता है। प्रोफेज फर्स्ट के ही ये वेरियस पार्ट्स हैं, तो ये न्यूक्लियोलस बाद में डिसअपीयर हो जाएगा, यानी डायकाइनेसिस में ही होता है। लेकिन प्रोफेज जो फर्स्ट है उसका जो लास्ट स्टेज है उस टाइम में आके ये गायब होता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो पेकाइटिन तो तीसरे नंबर की अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट में, जाइगोटिन दूसरे नंबर की है, डायकाइनेसिस 5वें नंबर की है। तो आप कह सकते हैं इनकी सीक्वेंस बात करें तो पहला तो आ गया सिनेप्सिस होगा। पहली स्टेज क्या होगी दोस्तों? सिनेप्सिस, यानी पहला तो बी। तो बी किस में आ रहा है पहले? बोले इसी में आ रहा है, देखो। फिर उसके बाद में दूसरा बोले क्रॉसिंग ओवर होगा, तो बोले क्रॉसिंग ओवर ए आ रहा है। फिर तीसरा बोले हाँ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा होगा, एंड देन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन में आप देख रहे हैं बी, एक बार बी किसी में नहीं है, फर्स्ट लेवल पे फर्स्ट बी किसी में नहीं है ना, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नहीं है। तो एक को पकड़ते ही यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26th क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट एट ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, अब कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है यहाँ बताया नहीं, किसी सेल डिवीजन का एक पर्टिकुलर स्टेज यहाँ पर गिवन है, ये कौन सा स्टेज है? तो यहाँ पर देखो दो गुणसूत्र हैं साथ में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्रॉसिंग हो रहा है, इसका मतलब क्रॉसिंग हो रहा है, इसका मतलब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। और मियोसिस के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर कब होता है? तो देखो यहाँ अलग अलग भी हो गए हैं और ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो गया, चेंज हो गया है, एक्सचेंज हो गया है। तो ये क्या घटना है दोस्तों? ये दोस्तों क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। और क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? क्रॉसिंग ओवर दोस्तों मियोसिस फर्स्ट में होता है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी किस में होता है दोस्तों? बोले मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें होता है। प्रोफेज फर्स्ट में भी किस में होता है क्रॉसिंग ओवर? तो हम यहाँ बोलेंगे जो पेकाइटिन होती है, पेकाइटिन के अंदर होता है। किस में होता है? पेकाइटिन में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कौन सी अवस्था है, तो बोले प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस, पहला ऑप्शन। प्रोफेज सेकंड तो है ही नहीं है,
प्रोफेज फर्स्ट सही बात है। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस में नहीं होता, मियोसिस में होता है, ठीक है ना। तो बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस तो आएगा ही नहीं, मियोसिस आएगा, तो दोनों में से कौन सा आंसर आएगा? बोले प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का भी क्या है? प्रोफेज फर्स्ट उसके अंदर होगा। तो ये प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, पेकाइटिन स्टेज को शो कर रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट में क्या है और कॉलम सेकंड में क्या है, इनको मैच करना है। तो यहां पर देखो वी शेप्ड, एल शेप्ड, जे शेप्ड एंड आई शेप्ड दे रखा है। एनाफेज जो होती है माइटोसिस के ड्यूरिंग, है ना, एनाफेज जो होती है उसमें गुणसूत्रों का शेप दे रखा है। क्या दे रखा है? गुणसूत्रों का शेप दे रखा है। तो एनाफेज में गुणसूत्रों का शेप दिखाई देता है, लेकिन यहां पर वल्जी दे रखा है। तो वल्जी यानी इस तरीके का V, ठीक है ना दोस्तों, L इस तरीके का, ठीक है दोस्तों, J इस तरीके का एंड देन I इस तरीके का। तो यहां पर देखिए, यहां कतारक केंद्र जो है वो बीचों बीच है, इसलिए इसको मेटासेंट्रिक, यहां थोड़ा सा साइड में इसलिए सब मेटासेंट्रिक, यहां पर और भी किनारे की तरफ चला गया है तो एक्रोसेंट्रिक, और टीले पे चला गया यानी एंड पे चला गया तो टीलोसेंट्रिक। तो ये जो शेप है ये VLJI, ये आप कह सकते हैं इन गुणसूत्रों में। तो देख मिला लीजिए, वी शेप्ड कहां होगा? इसमें, यानी मेटासेंट्रिक, वी शेप्ड मेटासेंट्रिक, ठीक है। फिर एल शेप्ड किस में होगा? बोले सब मेटासेंट्रिक। एल शेप्ड किस में हो गया? सब मेटासेंट्रिक। यानी ए में क्या आ गया? तो बोले ए पर आएगा, यहां पर ए की अगर बात करें तो ए में क्या आएगा दोस्तों? ए में 2 आएगा, ठीक है ना। ए में क्या आएगा? 2। बी में क्या आएगा? बी में 4। क्या आएगा? 4। जे शेप्ड किस में है? जे शेप्ड ऐसा है, यानी इसको क्या बोला था? एक्रोसेंट्रिक। तो जे शेप्ड किस में है? एक्रोसेंट्रिक। तो जे में क्या आएगा, है ना, सी में क्या आएगा? यहां पर ये इस तरीके से सी में आएगा फर्स्ट। और आई शेप्ड किस में होता है? आई शेप्ड टीलोसेंट्रिक में होता है, यानी थर्ड। तो ऐसा किस में है? देखिए, पहला ए के अंदर सेकंड किस में है? तो ए में सेकंड बोले इन दोनों के अंदर है। फिर बोले बी में फोर्थ किस में है? बोले इन दोनों के अंदर है। फिर बोले सी में फर्स्ट किस में है? तो केवल इसमें है। और डी में थर्ड इसमें है। तो ये ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इसका हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू माइटोसिस। ये AIPMT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि माइटोसिस के रेस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो माइटोसिस में क्या क्या होता है आपको पता रहना चाहिए यहां पर सोल्व करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ER एंड जो गोल्गी बॉडी है इन दोनों के बारे में बोल रहा है, आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के बाद में भी अभी ये दिखाई देते हैं। प्रोफेज ना, एंडो प्रोफेज। तो बोले एंडो प्रोफेज में क्या होता है? ये डिसअपियर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। इसने क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। फिर देखिए, क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ सेल इन द एनाफेज। एनाफेज के ड्यूरिंग क्या होता है? क्रोमेटिड सेपरेट तो होते हैं लेकिन ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं, सेंटर पे नहीं रहते। तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। क्रोमोसोम जो मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पे मूव होते हैं एंड गेट अलाइन अलोंग द इक्वेटर प्लेट इन मेटाफेज। मेटाफेज में, हाँ सही बात है, मेटाफेज के अंदर क्या होते हैं? मेटाफेज में क्या होते हैं? ये मेटाफेज के अंदर वास्तव में एक ऐसे एक जगह इक्वेटर प्लेन पे इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, ये हमने देखा था। तो ये स्टेटमेंट कुछ सही लग रहा है, लेकिन लास्ट को भी देख लो। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ऑपोजिट पोल इन द टीलोफेज। टीलोफेज में नहीं दोस्तों, एनाफेज में ही स्टार्ट हो जाते हैं मूव करना ऑपोजिट पोल की तरफ। क्रोमेटिड है वो ऑपोजिट पोल की तरफ ऐसे मूव होते हैं ना भाई, ये सेपरेटेड क्रोमेटिड है, ठीक है ना, ऐसे सेपरेटेड क्रोमेटिड हैं, तो ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होंगे। तो ये स्टार्ट कब हो जाते हैं? एनाफेज में हो जाते हैं, लेकिन ये तो टीलोफेज की बात कर रहा है। टीलोफेज में तो लगभग पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, पहुंच चुके होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और स्टेटमेंट ये वाला सी वाला। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व तब होंगे जब आप पूरी थ्योरी को ढंग से पढ़े हुए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से कई बार अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू मियोसिस, है ना। मियोसिस के केस में मिलाना है, देखो जाइगोटिन दे रखा है, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस दे रखा है, इधर दे रखा है कुछ इवेंट्स को। तो हमें पता है टर्मिनलाइजेशन कब होता है, काइजमेटा कब होता है, तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है, सिनेप्सिस। बोले सिनोप्सिस तो हमें पता है, सिनेप्सिस क्या पता है? बोले फोर्थ यानी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना।
जायगोट सिनेप्सिस जायगोटिन में होता है, पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है ना। पेकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटिन में क्या होता है, काइजमेटा फॉर्मेशन होता है। एंड डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। तो 4th 3rd 2nd 1st, यहां पर ए बी सी डी देखो मैच करो, 4th 3rd 2nd 1st, यानी पहला ही ऑप्शन हो गया। यानी ए में क्या हो जाएगा 4th, इस तरीके से 3rd 2nd 1st, तो पहला ही आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में करना होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट देखो, फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, यानी डिप्लॉयड स्टेज यानी 2n इक्वल्स टू कितना है, 8 क्रोमोसोम है इन ईच सेल, है ना। ड्यूरिंग ये क्या हो रहा है देखो, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर, नीट 2021 यानी लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, यहां पर G1 फेज के अंदर क्रोमोसोम कितने बता रहे, 8 बता रहे। तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज, तो S फेज के बाद में क्रोमोसोम कितने होंगे दोस्तों, हमें बताया था क्रोमोसोम उतना ही रहता है। डीएनए का अमाउंट जरूर हम कह सकते हैं, पहले 2C था तो 4C हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कभी चेंज नहीं होता है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो क्रोमोसोम तो 8 का 8 ही रहेगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। यहां पर वही कंसेप्ट है, यानी क्रोमोसोम नंबर कभी चेंज नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर एनाफेज में जाके डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर एनाफेज में जाके डबल होता है, ये हमने पढ़ा था। बाकी इन फेजेज में इंटरफेज के ड्यूरिंग क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चन जो नीट में आते हैं जिनकी प्रैक्टिस इस तरीके से हमें करनी होती है, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से या फिर इन क्वेश्चनों का जब डिस्कशन करते हैं तो थ्योरी हमारी स्ट्रांग होती है। तो ऐसी क्लासें आपको रोजाना मिलती रहेंगी। ऐसे 10 आप कह सकते हैं क्वेश्चन आपको हर टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे, और आप इस तरीके से इनको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ में ऐसे क्वेश्चनों को आप अपने लेवल पे भी यानी अपने घर पे भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की हेल्प से आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।